वेलकम स्टूडेंट्स। आज मोल बायो के इस लेक्चर में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रल डोग्मा को देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई, रेप्लिकेशन कैसे हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन आपका एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और सेंट्रल डोग्मा एग्जैक्टली है क्या, ये दोनों चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल्स डेज में एंड ऑल। इसमें कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको थोड़ा जानना जरूरी होता है कि ये जो सेल, देखो आपको पता है सेल का डिवीजन होता है। सेल, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं करेगा तो सिंपली स्पीकिंग आप सरवाइव नहीं करोगे। तो सेल जब डिवाइड होता है उसके पहले ये अपने डीएनए की कॉपीज को बना लेता है। दूसरी बात, आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि जो हमारे यहाँ हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं। इट मीन्स दे इनकोड ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। फाइन। तो जो रेप्लिकेशन होता है वो इंश्योर करता है कि वो सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने डॉटर सेल में वो पास ऑन कर दे। तो जो डीएनए रेप्लिकेट होगा वो रेप्लिकेट इस तरह से होगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। एग्जैक्ट कॉपी बनाने का पर्पस यही है कि वो सारे इंफॉर्मेशन उसने पास ऑन किया, फिर वो जिसको पास ऑन किया वो डिवाइड हुआ। तो ये जो सीरीज है ये चलता रहता है। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है पता है? जैसे ये आपका डीएनए का कॉइल है। फाइन। अब इसका कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने का मतलब ये है, कॉपी तो आप ऐसे ही बना सकते हो जैसा ये, सपोज ये इस कॉइल को मैंने ए बी नाम दे दिया, तो ए बी, ये भी ए बी। ठीक है। अब ये ए बी से ए बी बन रहा है। ठीक है। तो ये तरीका उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव। बिल्कुल नया। ये जैसा है इसकी कॉपी बनी, लेकिन ये कॉपी इसकी तरह तो है लेकिन ये बिल्कुल नई है। इट मींस ये कहीं से सिंथेसाइज हुई है और उसकी सिमिलैरिटी उस पेरेंट की तरह है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये ए और बी जो है, ये ए बी, ये दोनों एंटी पैरेलल है। फाइन। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो ऐसे बनता है, इसमें ऐसे बनता है। तो जो फाइनल आउटकम आएगा उसमें एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा। ठीक है। ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन होता है। इस ये जो मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन का जो कि होता है, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो न्यू स्ट्रैंड जो बनता है दैट इज 50% ओरिजिनल एंड 50% न्यू। दिस इज योर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। और इसे सबसे पहले किसने प्रूफ किया था? मिजेल्सन एंड स्टाल ने। ठीक है। 1956 में शायद इन्होंने, मिजेल्सन स्टाइल ने इसे प्रूफ करके दिया था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। ठीक है। इसमें इन्होंने हेवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन का को लेकर के ये फाइनली प्रूफ किया कि ये जो बन रहा है स्ट्रैंड
दिस इज हाफ न्यू हाफ ओल्ड। ठीक है, मिचेल्सन स्टाइल याद रखना, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन को दिया था। अब रेप्लिकेशन के कुछ फैक्ट चेक्स हैं। फैक्ट चेक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये लाइंस आपके एग्जाम में आ सकती है। पहला, याद रखना कि सेल डिवीजन होने से पहले ही डीएनए की कॉपी बनना स्टार्ट हो जाती है, बन जाती है। फाइन। और डीएनए की जो कॉपी बनती है वो कौन से फेज में बनती है? एस फेज में। एस फेज इज योर सिंथेटिक फेज। फाइन। एंड न्यू सेल विल नीड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स। अब देखो, ये है आपका एस फेज। इसमें ये पूरा का पूरा इंटरफेस है, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, G1, S और G2, दीज थ्री कंबाइंड कॉल इंटरफेस। एंड ये आपका टैम्प फेज है। टैम्प मैंने क्यों बोला? क्योंकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को जब आप उल्टा पढ़ोगे इट इज TAMP, तो ये हम लोग इसको टैम्प फेज बोलते हैं। तो ये जो फेज है, ठीक है, ये है सिंथेटिक फेज। इसमें बहुत सारे नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो सारे मॉलिक्यूल्स आपके होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, आपकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता एस फेज में है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस पे। अब देखो, अब आपके पास ये है, आइडिया है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये जो दो कॉइल हैं वो जब तक सेपरेट नहीं होंगे, नई नया स्ट्रैंड बनेगा कहां से? आई बात समझ में? इट मींस ये जो आपका स्ट्रैंड चल रहा है डीएनए का, उसको कहीं ना कहीं से हमें, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगा, है ना? और पहले क्या होगा? सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद उस पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना स्टार्ट होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और जो दो स्ट्रैंड होता है, देखो सभी के घर में रस्सी होती है। अब एक काम करो, रस्सी को एक साइड से कट कर दो, ठीक है, और उसको ऐसे तेजी से सेपरेट करने की कोशिश करो। तो जब आप सेपरेट करोगे तो सबसे पहले कैसा बनता है? ये आपका जो मैं बता रहा हूं, वो मान लीजिए ये आपकी रस्सी है, आपने यहां से सेपरेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये शेप कैसा दिख रहा है आपको? वाई शेप है, ठीक है। तो ये जो है ना, दैट इज कॉल्ड फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क, एंड दिस इज वाई शेप रीजन। और जैसे ही फोर्क बनता है, वहां पे सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जो ऑलरेडी हमारे सेल में अवेलेबल है। जैसे ही सेपरेट हुआ, नए एंजाइम्स एक्ट करना स्टार्ट करते हैं और ग्रोथ आपकी शुरू हो जाती, नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो मैं नए रेप्लिकेशन फोर्क की बात कर रहा था वो ये है। देखो, इसमें प्राइम्स प्राइम्स करके मैं बार बार बोलूंगा। तो ये जो डीएनए का दो स्ट्रैंड है ना, ये 5' to 3' होता है, और जो उसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है वो 5' to 3' हो गया, ये 3' to 5' हो गया। ये जो ऊपर का स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो ये वाला पोर्शन उसको बोलते हैं लैगिंग। ये मैंने आपको अभी बताया, अभी आगे ये यूज होगा हर जगह। फाइन। तो ये आपका पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है। अब जो नया बनेगा वो इसी को बेस करके आगे बनता है। अब चलो देखते हैं कैसे बनता है। देखो, एंजाइम का हमारी बॉडी में या किसी भी सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पता है हमारी एक सेल में कितना नॉन एंजाइम होता है? ये थोड़ा जाकर देखना, हजारों की संख्या में होता है। एंड इट इज नॉन एंजाइम, पता नहीं कितने और होंगे, ठीक है। तो एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। अभी आपने
पहला जो एंजाइम होता है भाई सेपरेट कौन करेगा? अब सेल पे आप जाके तो डीएनए को सेपरेट नहीं करोगे, देयर नीड एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड हेलिकेज। तो हेलिकेज इज द फर्स्ट एंजाइम विच एक्ट्स इन रेप्लिकेशन। और ये क्या करता है? अब देखो, जो एटी और सीजी होता है जो मैंने आपको बताया था, एटी और सीजी, ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं ये क्या है? ये एच बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब जो सेपरेट होगा तो बीच में देखो, सुगर फॉस्फेट बॉन्ड तो बाहर है, अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब जब आप ऐसे तोड़ोगे तो वो सेपरेट होगा ना, ऐसे ए इधर चला जाएगा, टी सी। तो ये जो ब्रेकिंग हो रही है दैट इज ब्रेकिंग ऑफ योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता कौन है? हेलिकेज, ठीक है। अब देखो, टेंडेंसी देखो, रस्सी को फिर से याद करो। जब आपने उसको ऐसे करके ओपन किया, जैसे आप छोड़ोगे ना, इट हैज ए टेंडेंसी टू रिकॉइल, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओरिजिनल स्टेट में जैसे आया तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो यहाँ पे भी ये टेंडेंसी होती है कि वो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले। तो सेकेंड एंजाइम है आपका ये एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो एक्ट करता है और डीएनए को अनट्विस्टेड रखता है। डीएनए अनट्विस्टेड नहीं रहेगा तो उस पे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगा, समझे। और जो एंजाइम है देन टोपोआइसोमरेज, वो स्ट्रेस रिलीविंग एंजाइम है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप ओपन करते हो, आप ओपन करोगे तो कहीं 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 पे देखना वो थोड़ा सा इरेगुलर फैशन में हो जाता है, बबल्स बन जाते हैं। अब बबल्स बनते हैं तो बबल्स फिर से नेचुरल टेंडेंसी होती है उनको कि नहीं, बबल्स नहीं बनना है, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो उस स्ट्रेस को स्टेबलाइज करता है टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, एसएसबी, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। ये आपको आप थोड़ा सा बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना। उसके बाद है आपका आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये ये आरएनए प्राइमर जरूरी क्यों है? देखो, ऐड जो होगा, जो जब एक बार सेपरेट हो गया ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड, तो नए जो नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड के एडिशन से ही तो बनेगा, है ना। जब न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड ए हो गया या टी हो गया या सी हो गया या जी हो गया, ये आएगा कहां से? ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं दिस इज डन बाय आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर्स। और ये आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज कौन करता है? प्राइमेज, फाइन। अब सबसे बड़ा रोल किसका किसका आता है? डीएनए पॉलीमरेज का। देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज आपका सिंथेसिस करता है और यही ऐड करता है नया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अगर डीएनए पॉलीमरेज नहीं हुआ तो आपका सिंथेसिस होगा ही नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड होगा ही नहीं। न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हुआ तो आपका जो नया, जब आपने सेपरेट कर दिया तो यहाँ पे जो बनना था वो कभी नहीं बनेगा इफ डीएनए पॉलीमरेज इज नॉट प्रेजेंट। ये देखो, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है और न्यूक्लियोटाइड ऐड कहां पे हो रहा है? देखो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करता है, गॉट इट। और ये वाला जो आपका ओरिएंटेशन है वो क्या हो गया इसका, ठीक एंटी पैरेलल हो गया। तो ये जो एडिशन होता है वो 3 प्राइम से स्टार्ट होता है,
पढ़ोगे, आप रीड करोगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। एडिशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखोगे पेरेंटल स्टैंड के केस में, तो सिंथेसिस को रीड करोगे इसके रेस्पेक्ट में, देन इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन एडिशन हो रहा है 3 प्राइम पे। याद रखना, इस पे कंफ्यूजन होता है और बहुत लोग एग्जाम में गलत करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा लीडिंग स्ट्रैंड में, याद रखना ये चीज। अब ठीक है, तो ये बनना स्टार्ट हुआ, तो ये पूरा का पूरा ऐसे करके बन जाता है। अब जो डायरेक्शन आपकी बात करोगे, देखो यहाँ पे फिर से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। नया स्टैंड बन रहा है, डायरेक्शन आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन 3 प्राइम पे है, और चलो इसको ना फिर से हम डिस्कस करेंगे। अब जो उसके जो पैरेलल स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए का, चलो यहाँ पे नया बन रहा है, तो व्हाट अबाउट लैगिंग स्ट्रैंड? भाई ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, आपने सेपरेट कर दिया दोनों पेरेंट्स को, गलत काम किया? नहीं, गलत काम नहीं किया। यू नीड टू मेंटेन द होमियोस्टैसिस ऑफ द नेचर। चलो, अब ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें कैसे बन रहा है? इस पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होना जरूरी है, अदरवाइज जो जो डीएनए का जो ओवरऑल जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है अदरवाइज, ठीक है। और इसमें बहुत सारे शॉर्ट सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ये शॉर्ट सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। देखो इसमें कैसे बनता है, ये देखो, ये है आपका लैगिंग स्ट्रैंड जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है, जो सेपरेट हुआ सबसे पहली बार, ठीक है, ये लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। और जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसका नेचर क्या होता है? ये 3 प्राइम पे ऐड करता है 3 प्राइम पे ऐड, ठीक है। तो इस पे क्या करता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन में वो ऐड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, कहीं पे ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया, डिसकंटिन्यूअस, और जो ये गैप होता है ये बाद में फिल हो जाता है। ये इसको इस तरह से समझो, फोर्क का प्रोग्रेशन इस साइड में हो रहा है, क्योंकि ऐसे खुलता चला जा रहा है, ठीक है। ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इस डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड में बन रहा है आपका पहला वाला लीडिंग स्ट्रैंड में, जो इसका इसका पैरेलल जो स्ट्रैंड बनता चला जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट ये नया हो गया, ये ओल्डर हो गया, तो ये खुलता चला जा रहा है और ये डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? ये इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, जो कि आगे चल के फिर ये यहाँ पे ये सीलिंग हो जाती है, एंड ये कंप्लीट फॉर्क बन जाता है। और ये जो छोटे छोटे जो सेगमेंट के रूप में यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे आप जरूर से सोचना और मुझे बताना कि यहाँ पे शॉर्ट सेगमेंट्स के रूप के फॉर्म में क्यों एडिशन होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप मेरे को बताना, अ, आप चाहो तो लाइव क्लास में आ सकते हो, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये
शॉर्ट फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में क्यों बनता है? हालांकि इतना इन डेप्थ क्वेश्चन मेरे समझ से नहीं आना चाहिए, बट स्टिल अगर आप जानोगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस इज ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस इज ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, Y4 बनता है, और उसके बाद हेलिकेज से लेकर के हेलिकेज, SSB, टोपोआइसोमरेज, देन DNA पॉलीमरेज, ये सारे एंजाइम्स का एक्शन होता है। और ये आपका जब ये पूरा सेपरेट हो जाएगा तो ये ब्लू वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट, एंड ये ब्लू एंड ये रेड, आपको दो नए आपको फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे डीएनए का, एंड दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सारा इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस पर डायरेक्शन वायरेक्शन को लेकर के अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे लिखना, बोलना, कुछ भी मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पे क्वेश्चन आएगा। एक चीज याद रखना, ये जो CUET है इसको प्लीज आप हलवा ना माने, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस मॉडरेट टू टफ आएंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी नहीं आने वाले हैं। अब देखो सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आपको ये एक्सप्लेन करता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कैसे होता है। फाइन, कैसे हो रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो, इस पे आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह याद रखना कि DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, एंड RNA से अल्टीमेटली प्रोटीन का। ये है सेंट्रल डोग्मा, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। फाइन, ये जो प्रोसेस है DNA टू RNA, ये इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से जो प्रोटीन बनता है इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। और DNA टू DNA बनता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो यही है आपका सेंट्रल डोग्मा। तो आप देखो DNA का अल्टीमेट फेट क्या है। ठीक है, कोई भी जो जीन होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो अल्टीमेटली प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इफ समहाउ दिस प्रोटीन इज नॉट मेड, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम, और डिफेक्टिव प्रोटीन बनता है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा का फ्लो है ये मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और सच बताए तो पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज दिस सेंट्रल डोग्मा, जहां DNA से RNA बन रहा होता है और RNA से प्रोटीन बन रहा होता है। सेंट्रल डोग्मा में यही क्वेश्चन एक बनेगा। आप तीनों प्रोसेस देख लेना। DNA से DNA बनता है, दैट इज रेप्लिकेशन। RNA बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रोटीन बनता है, दैट इज फाइनली ट्रांसलेशन। दीज थ्री प्रोसेस, दिस इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। If everything is coded okay, protein is correct. If not coded, protein में problem. Got it? So I'm going to stop here, and in the next class we will see transcription and translation. Chalo, happy learning. Bye bye. Take care.